जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 का जो 12 तारीख को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसका टर्म 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसका क्वेश्चन विथ आंसर के साथ हम पढ़ के आप लोग को बताऊंगा। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और देखना है दोस्तों, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का लेके आए हैं, इसके बाद बहुत जल्द केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन रखना है ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, फिजिक्स का 2 चैप्टर से आपको पढ़ना ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और फिर एक मानव नेत्र रंग बिरंगा संचार। तो चलिए आइए पहला चैप्टर यानी पहला देख लेते हैं जो हम लोग का पढ़ना है, प्रकाश लाइट से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें सभी। दोस्तों, इसका आंसर है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण जो है वो आपको सीधी रेखा में ही आएगा, टेढ़ा बेढ़ा होकर नहीं आता है। उसके बाद है प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैज्ञानिक तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। दोस्तों, इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है। उसके बाद है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2.05 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 1.24 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, इसका आंसर है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी तथा सीधा। दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो का प्रकृति जो होता है आभासी तथा सीधा, यानी क्वेश्चन आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है एक समतल दर्पण में वक्रता की त्रिज्या r है तो r का वैल्यू कितना होगा। तो r बराबर 0, r बराबर अनंत, r बराबर 2f, r बराबर f/2। दोस्तों, इसका आंसर है r बराबर अनंत। देखिए, जब समतल दर्पण में वक्रता की त्रिज्या r होता है तो उसका r का वैल्यू जो होता है वो अनंत होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। 0, +1, अनंत, -1। दोस्तों, इसका आंसर अनंत है। क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है, सीधा खड़ा है, 90 डिग्री पे खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। दोस्तों, इसका आंसर है 200। निकालिएगा तो 200 आएगा। अभी अगला क्वेश्चन है प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोग जानते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्त आप लोग को बता दें कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं, परावर्तन के नियम लागू किस में होते हैं। केवल समतल दर्पणों पर, केवल अवतल दर्पणों पर, केवल उत्तल दर्पणों पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो दोस्तों, परावर्तन का नियम जो है सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं और आंसर आपका डी। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। आंसर दोस्तों, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। आपका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है मुख्य अक्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f जो होता है वक्रता की त्रिज्या का r का आधा होता है, यानी f बराबर r/2। दोनों में रिलेशन होता है, f बराबर r/2। अभिसारी दर्पण है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f जो होता है वो वक्रता की त्रिज्या का आधा होता है। इससे पहले भी बनाए तो f बराबर r/2, यानी कि r बराबर 2f। ठीक है, ऑप्शन होगा ए, r बराबर 2f लिखिए या f बराबर r/। देखिए,
दो जो है हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए R बराबर जो है 2F है, हम बताएं F बराबर R/2 या R बराबर 2F, दोनों एक ही है। अब ये देखिए दो जो है F के साथ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में R/2 इक्वल टू F, तो F बराबर आपका क्या हो जाएगा, R/2। तो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या हुई। देखिए दोस्तों, वक्रता की त्रिज्या R दिया हुआ, R बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो F निकालना है कि F क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है R/2। वक्रता की त्रिज्या का आधा होता है, तब वक्रता की त्रिज्या कितना दिया हो, 20, तो 20 का 2 आधा कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, तो आपका 10 सेंटीमीटर है। उसी तरह से उस दर्पण की फोकस 16 है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता की त्रिज्या 32 है, तो फोकस दूरी निकालना है, वक्रता की त्रिज्या का आधा कर दीजिए, 32 का आधा कितना हो, 16, तो ऑप्शन होगा आपका सी। 17 नंबर है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में इनमें कोई नहीं। दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए जब कोई वस्तु सी पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, तो पहला ऑप्शन है सी पर, एफ पर, सी और एफ के बीच, पी और एफ और पी के बीच, तो दोस्तों इसका आंसर सी पर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से पर, ध्रुव तथा फोकस के बीच, तो इसका आंसर है ध्रुव तथा फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या तो समतल या उत्तल, तो इसका आंसर है समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, परवलय दर्पण, इसका आंसर है बी, अवतल दर्पण। 22 है, किस दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, मतलब कौन सा दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ऑप्शन बी। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी, वास्तविक ए एवं बी दोनों, किसी प्रकार का नहीं। दोस्तों ए एवं बी यानी आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा। दोस्तों इसका आंसर है आभासी तथा सीधा, ऑप्शन है सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो वस्तु उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा, इसका आंसर है डी, आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, परवलय दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कौन सा दर्पण का विस्तृत क्षेत्र बहुत लंबा होता है, मतलब उसको दूर तक देख सकते हैं, तो उत्तल दर्पण। देखिए गाड़ी के साइड में उत्तल दर्पण लगा रहता है जो पीछे से आने वाले बहुत दूरों तक गाड़ियों को देख सकता है, तो उत्तल दर्पण का विस्तृत क्षेत्र लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाहनों के पथ से दृश्य वाहन के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। दोस्तों उत्तल दर्पण, इसका आंसर है उत्तल दर्पण। वाहनों के अग्र दीपों में, देखिए वाहनों के आगे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। देखिए आगे सामने में देखने के लिए, बाएं साइड में नहीं, आगे में, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो दोस्तों सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, मोटर चालक के सामने
उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? दोस्तों हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन हो गया आपका ए। दर्पण सूत्र यहाँ बता रहे हैं कि ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 1/v जो दिया हुआ है ना, यहाँ 1/u होगा। लेंस सूत्र भी वही होता है, सिर्फ माइनस होता है। ठीक है, जैसे देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, पहला नंबर इसका आंसर लेंस सूत्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तलावल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है? आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से, तो अवतल लेंस। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ उसका आंसर बता रहे हैं। आप लोग एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है, छोटा बड़ा समान, तो वस्तु से हमेशा छोटा होता है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों इसका आंसर होगा आभासी सीधा, दोस्तों इसका आंसर होगा आभासी, यानी अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो हमेशा आभासी बनता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने का उपयोग नहीं किया जाता? तो मिट्टी, जल, प्लास्टिक, कांच, ये सब का होता है, मिट्टी का नहीं होता। 41 नंबर है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, फोकस दूरी की दोगुनी पर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस समवता दोनों, पहला ऑप्शन है दोनों उत्तल, दर्पण उत्तल अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका आंसर है दोनों अवतल। क्वेश्चन नंबर 43, किसी शब्दकोश में किए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मतलब कोई शब्द में डिक्शनरी में छोटा शब्द को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? 5 सेंटीमीटर फोकस का एक उत्तल लेंस। इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस का एक उत्तल लेंस। किसी शब्द कोश को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है, किसको? अपवर्तन किरण कहा जाता है। स्नेल के नियम के अनुसार होता है म्यू बराबर sin I बटे sin R, यानी ऑप्शन ए। 47 नंबर में, पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने का घटना परिणाम है, और आपका ऑप्शन आंसर होगा सी, प्रकाश का अपवर्तन। किसी लेंस की क्षमता P और उसके फोकस दूरी F के बीच संबंध है। P बराबर क्या होता है? 1/f डायोप्टर। P बराबर क्या होता है? 1/, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। 49 नंबर है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किसका मात्रक डायोप्टर है? तो लेंस की क्षमता का भी बताएं, आपका आंसर होगा सी। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? चेहरा देखने के लिए हमेशा समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है? इसका आंसर है सी, उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि 1 मीटर की वस्तु का आवर्धन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 2,
1 मीटर है तो 1 मीटर का आवर्धन 2 है तो इसका 2 मीटर का ही आकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54, लेंस का आवर्धन का व्यंजक होता है। लेंस का आवर्धन का व्यंजक m बराबर v/u लेंस का। क्वेश्चन नंबर 55 है, जब आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी 30 ही डिग्री होता, बराबर होता आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इतना क्वेश्चन था दोस्तों, इतना क्वेश्चन था प्रकाश से। अब है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। मानव नेत्र में जो है, मानव के आँख में जो है किस प्रकार का लेंस रहता है। तो दोस्तों मानव के आँख में उत्तल लेंस रहता है। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। पुतली, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना। दोस्तों आइरिस जो होता है, आइरिस नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, तो इसका आंसर है निकट दृष्टि दोष से ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो इसका आंसर है दृष्टिपटल, यानी मानव नेत्र का जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होना चाहिए। दोस्तों सामान्य दृष्टि के लिए मनुष्य को जो स्पष्ट देखने के लिए वो अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परावर्तन किया जाता है। पुतली, दृष्टिपटल, पश्चिमाभि द्वारा, परितरिका। इसका आंसर है पश्चिमाभि द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब है। तो इसका आंसर होगा वास्तविक तथा उल्टा, यानी नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक तथा उल्टा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितनी दूरी पर होता है। तो डी अनंत। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। पुतली। जब हम सामान्य नेत्र से किसी बीम की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। प्रतिबिंब की दूरी जो होता है, प्रतिबिंब की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बढ़ जाती है घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेत्र गोले साइज पर निर्भर करता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष जो हो गया तो उसको किस लेंस को, कौन सा लेंस का चश्मा पहनाएंगे कि उसका वो दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। तो अवतल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। अब दीर्घ दृष्टि दोष को, जिसको मतलब दूर की वस्तु सुस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष को अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसको दूर करने के लिए लोगों को उत्तल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए, यानी कि इसका आंसर होगा ए उत्तल लेंस। जरा दूरदृष्टा दृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है। जरा दूरदृष्टि लेंस को बायोफॉक्सी यानी द्विफॉक्सी लेंस के द्वारा उसको दूर किया जाता है, यानी कि बायोफोकल लेंस दिया हुआ या तो द्विफॉक्सी हो जाएगा या डबल लेंस वाला, यानी कि द्विफॉक्सी लेंस। ऑप्शन होगा आपका सी। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश से वह उसके रंग जो टूटता है तो उसको क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। सबसे आधा तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग के लिए होता है तरंगदैर्घ्य प्रकाश में। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे
कम होता है, तो बैंगनी कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कम होता है। प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी कलर में और सबसे ज़्यादा लाल कलर में, या याद रखिएगा। किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम में सबसे कम विचलन जिस रंग का होता है तो वह होता है लाल रंग, यानी लाल रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण वर्ण क्रम में अधिकतम विचलन वाला रंग है। ऑप्शन है बैंगनी, लाल, नीला, हरा। इसका आंसर है बैंगनी। प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक होता है, प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक बैंगनी कलर के लिए होता है। इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश के अपवर्तन तथा परिकिरण के कारण, प्रकाश अपवर्तन तथा अवशोषण के कारण, वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी में वर्ण विक्षेपण तथा फोकसिंग के कारण। तो इसका आंसर है सी, वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवीकरण। तो इसका आंसर है वर्ण विक्षेपण। रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के परावर्तन से, विवर्तन से, अपवर्तन से, क्योंकि तारे ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। आपका आंसर होगा अपवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 25 है, आकाश का रंग नीले होने के कारण, आकाश का रंग नीला किस लिए होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ए या डी दोनों में दिया हुआ है। ए में प्रकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर सी, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आसमान का रंग दिखाई देता है काला, नीला, नारंगी, लाल। काला दिखाई देता है। जब वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का जो रंग होता है वो काला दिखाई देता है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरे के निशान तो आप लोग जानते हैं, खतरा के निशान यानी कि गाड़ी के पीछे कौन सा रंग लगा रहता है? लाल। तो लाल रंग खतरा के निशान के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक अवशोषित करता है, वायुमंडल दीर्घ तरंगों को अधिक अवशोषित करता है, सी में वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक प्रकीर्णन करता है, डी में वायुमंडल दीर्घ तरंगों को अधिक प्रकीर्णन करता है। तो इसका आंसर है सी, वायुमंडल लघु तरंगों का अधिक प्रकीर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चलचित्र में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? चलचित्र में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? इसका आंसर है दृष्टि निबंध। क्वेश्चन नंबर 30 है, चलचित्र मतलब समझ रहे हैं ना, सिनेमा यानी कि फिल्म। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेटिना से जुड़े दो तंतु कौन से हैं? रेटिना से जुड़े दो तंतु है पहला है क्वेश्चन में छड़नुमा एवं परितारिका, पुतली एवं आइरिस, छड़नुमा, शंकुनुमा, इनमें से बने। तो इसका आंसर है छड़नुमा और शंकुनुमा। दोस्तों ये था फिजिक्स का दोनों चैप्टर का। एक दो बार जरूर सुन लीजिएगा जिससे आप लोग का एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। धन्यवाद। चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा।